हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जी के और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन बॉडी में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है वो कौन सा है? वो है लंग्स। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें जाकर गैसेस की एक्सचेंज होती है। गैसेस की एक्सचेंज मीन्स जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी तक पहुंचती है और जो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कौन कौन से हैं? जैसे कि नेसल पैसेज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियाई हो गया या ब्रोंकियोल्स हो गया और लंग्स हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं नेसल पैसेज की। जो नेसल पैसेज है इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है स्निफिंग। स्निफिंग का मतलब क्या होता है? स्निफिंग का मतलब होता है हवा को बाहर निकालना। और जैसे ही हवा बाहर निकालते हैं तो एक थोड़ी साउंड सी आती है। अगर आप शांति में बैठे हो तो जो सांस लेते हैं, सांस लेने की भी आवाज़ आती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्निफिंग। तो नेसल पैसेज के थ्रू जो हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर आती है हमारी बॉडी से। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ना नेसल पैसेज की इनर कैविटी होती है। इनर कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये अप्रोक्सीमेटली हर रोज 1.5 लीटर म्यूकस सक्रीट करती है। और इस म्यूकस का काम क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस होता क्या है। म्यूकस होता है हमारा जो नाक होता है ना, नाक के अंदर वेट सा नाक होता है हमारा, कभी भी ड्राई नहीं होता। और ये जो वेट होता है ना, अंदर फ्लूइड सा होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है या छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हवा में, उन सबको हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकता है। क्योंकि जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स नाक के थ्रू अंदर जाते हैं या बैक्टीरिया या कुछ भी और छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या करते हैं? वो म्यूकस के साथ ही लिपट कर वहीं पे खत्म हो जाते हैं, वो आगे हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाते। इसके अलावा जो म्यूकस है वो एयर को वेट करता है। बाहर से ड्राई एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है और म्यूकस के साथ जैसी एयर टच करती है तो वो वेट हो जाती है। इससे इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा होता है कि जब वेट एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये बॉडी टेम्परेचर को इक्वलाइज करती है, ठीक है। नहीं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा एयर के अकॉर्डिंग, बट ये बॉडी टेम्परेचर को इक्वलाइज कर देती है। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम। अब ये सबसे पहले नोज आता है, नोज के थ्रू हवा अंदर जाती है। नोज के बाद फिर ये आ जाता है नेसल पैसेज, ठीक है, ये आ गया नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के बाद फिर फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर आ जाएगा फिर लैरिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आधी ही लेबलिंग कर रखी है इन्होंने। फेरिंग्स के साथ में ही लैरिंग्स आ जाता है। जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। फेरिंग्स के बाद फिर ये आधा जो फेरिंग्स है इसकी एक ओपनिंग होती है लैरिंग्स में और दूसरी फिर आगे इसोफेगस में चला जाता है। लैरिंग्स के बाद फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया ये वाला जहाँ पे रिंग्स बनी हुई है, ये सारा ट्रैकिया का पार्ट आ गया। ट्रैकिया फिर आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई के बाद फिर ये ब्रोंकियाई के आगे फिर और छोटी छोटी ब्रांचेस होती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। जहाँ पर ब्रोंकियोल्स के फिर आगे ये छोटे छोटे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई पर आकर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये आ गया पेयर ऑफ लंग्स, एक इस साइड हो गया लंग्स और एक ये है लंग्स, ठीक है। रेड पिंक ये साइड है जो है ये है हमारी लंग्स, ठीक है। ये भी है और ये भी, ये दोनों लंग्स है। अब आगे आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम है क्या है? नेसल कैविटी के आगे फिर फेरिंग्स आते हैं। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही। फेरिंग्स के बाद फिर आता है लैरिंग्स। फेरिंग्स फिर एक ट्रैकिया के एक पार्ट में ये ओपन होता है आगे लैरिंग्स में, ठीक है। जहां पर ओपनिंग होती है फेरिंग्स की उसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है ना उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। और ये वाला जो ग्लॉटिस है ना, ग्लॉटिस के ऊपर ठीक है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है। ग्लॉटिस को कवर क्यों करता है? सो दैट कि फूड की एंट्री लैरिंग्स के अंदर ना हो। और ये वाला जो कवर होता है ग्लॉटिस का उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रैकिया।
लैरिंग्स के बेस से फिर आगे शुरू होता है एक ट्यूब सी आती है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है वो नेक के थ्रू पास करता है और फिर थॉरिक्स के मिडल तक जाता है। और इसका ये जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया के आसपास एक सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। ये हमने देखा था ना, ये रहा ट्रैकिया, ट्रैकिया के आसपास ये रिंग्स सी बनी हुई है, ठीक है। तो इसके जो आसपास सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स बनी होती है। अगर हम ट्रैकिया की इंटरनली बात करें तो ट्रैकिया के अंदर वाली जो साइड होती है वहां पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर सा होता है जिसको बोलते हैं सीलिया। सीलिएटेड होता है जो ट्रैकिया होता है, और इसमें म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम भी प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ब्रोंकियाई। थोरैसिस रीजन में फिर ट्रैकिया जाके आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। और ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस आगे जाके लंग्स में एंटर करते हैं। ब्रोंकियाई ब्रोंकस एक ही चीज है, ठीक है। ब्रोंकियाई क्या है? ब्रोंकियाई एक सिंगुलर टर्म है, ब्रोंकस क्या है? एक प्लूरल टर्म है, ठीक है। दोनों सेम ही है, मीनिंग दोनों का सेम है। फिर जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस फिर आगे जाकर लंग्स में एंटर करते हैं अपनी अपनी साइड में, ठीक है। लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में एंटर करेगा, राइट वाला राइट लंग में एंटर करेगा। लंग्स में एंटर करने के बाद ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस फिर आगे और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और फाइनली ये जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स के आगे होते हैं एल्वियोलाई जिसको एल्वियोलर सैक्स भी बोलते हैं। एल्वियोलाई का काम क्या है? एल्वियोलाई का काम है गैसेस को एक्सचेंज करना। जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना लंग्स के अंदर, वो एल्वियोलाई में आकर होता है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स क्या? थ्रेसिस कैविटी में ही होती है, दो होती है लंग्स, पेयर होता है लंग्स का। तो इसका कलर होता है पिंक रेड और ये देखने को स्पॉन्ज लाइक सी दिखती है। जो राइट लंग होता है, राइट लंग का साइज लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। और जो लंग्स है, लंग्स के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है और जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी होती है और या लंग्स के अंदर आकर ही जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर एंटर होती है लंग्स में ही। अब लंग्स में जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में आता है और ऑक्सीजनेटेड लंग्स से बाहर जाता है। ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये ब्लड की ऑक्सीजनेशन करता कौन है? ये करती है लंग्स। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ जाती है। जो रेस्पिरेशन का टोटल प्रोसेस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड देन आती है सेलुलर रेस्पिरेशन। आज हम इसके 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो हम ब्रीदिंग जो करते हैं, ब्रीदिंग आ गया, दूसरा आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में सिंपली हम हवा अंदर लेते हैं, निकालते हैं, और जो हवा अंदर लेते हैं वो क्या होती है? वो ऑक्सीजन होती है, और जो हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इस जो सिंपल सा ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। एक अडल्ट अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में 16 से 20 बार ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है, मतलब हवा अंदर लेता है उसको छोड़ता है। फिर आता है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। ब्रीदिंग होती कैसे है? इसमें सबसे पहले आती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन में हम जो इन्वायरमेंट में हवा होती है, इन्वायरमेंट की हवा को हम अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं। ऑक्सीजन हमारी लंग्स के अंदर एंटर करती है, क्योंकि जो हम हवा इनहेल कर रहे होते हैं ना उसमें ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन है वो हमारी लंग्स के अंदर एंटर करती है। ऑक्सीजन लंग्स के अंदर एंटर करती है नेसल पैसेज के थ्रू। अब ये हवा एंटर अंदर कैसे करती है? जैसे ही हवा अंदर एंटर करती है तो जो हमारे अंदर थोरैसिस कैविटी होती है ना, थोरैसिस कैविटी का साइज बढ़ जाता है। थोरैसिस कैविटी का साइज बढ़ने से वहां पे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बनने की वजह से जो बाहर की हवा है वो हमारे अंदर जाती है, लंग्स के अंदर फिर जाती रहती है। और ये जो हवा तब तक हमारे लंग्स के अंदर जाती है जब तक थोरैसिस कैविटी और बाहर का प्रेशर दोनों सेम नहीं हो जाते। जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो हवा अंदर जानी बंद हो जाती है। और इससे क्या होता है? इससे जो डायफ्राम है वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। अब किसी चीज के अंदर हवा जाएगी तो वो फ्लैटन तो होगा ही ना। जैसे कि बैलून में हवा भरते हैं तो बलून फ्लैटन हो जाता है, सेम डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर हवा जाती है तो डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है इंस्पिरेशन के टाइम पे, और ये थोड़ा सा डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है। अब बात है कि डायफ्राम होता कहाँ पर है। अभी हमने ये एक फिगर देखी थी,
अब डायफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट होता है लंग्स के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे, यहाँ पर ऐसे आर्क शेप में होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। ठीक है, अब वापस चलते हैं एक्सपीरेशन पे। ठीक है, डायफ्राम जैसे ही हवा अंदर जाती है तो डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, फ्लैटन होकर इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। फिर नेक्स्ट है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या होता है, हवा को हम बाहर निकालते हैं, और जैसे ही हम हवा को बाहर निकालते हैं तो जो डायफ्राम है वो फिर से रिलैक्स हो जाता है। हर रोज हम अप्रोक्सीमेटली 400 ml पानी जो है वो ब्रीदिंग के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक ह्यूमन इनहेल कर सकता है, एक बार हम जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा अपने अंदर ले जा सकते हैं उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। कभी कभार हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करने के लिए, तो डॉक्टर बोलता है ना लंबी सांस लो, तो उससे क्या है वो चेक कर रहा होता है हमारी लंग्स को कि ये टोटल कितनी एयर इनके अंदर जा सकती है, कहीं पर कोई किसी फेरिंग्स लैरिंग्स में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सब कुछ चेक करने के लिए ही वो हमें बोलते हैं कि सांस अंदर लो। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो लंग्स के अंदर होती है। लंग्स में जब हवा ऑक्सीजन चली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो गैसेस एक्सचेंज होती है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर एक्सचेंज होती है। इसका सिंपल सा नॉर्मल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आगे फिर बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आती है, क्योंकि इनके पार्शियल प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ही ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और ये जो दोनों इनकी डायरेक्शन होती है बोथ साइड पे होती है, ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है। जो डायफ्राम है, डायफ्राम जब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो डायफ्राम होता है वो आगे होता है। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमें हिकअप्स आनी शुरू हो जाती है। हिकअप्स क्या होती है, हिचकियाँ। हिचकियाँ क्यों आती है, हिचकियाँ तब आती है जब हम फोर्सफुली, जब हमारा जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, एकदम से सांस ले ली तो एकदम से क्या होता है, डायफ्राम डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ही हिकअप्स आनी शुरू होती है। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो अपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वहां पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, इसमें जो गैसेस है, गैसेस कौन सी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात हो रही है, कोई और गैसेस तो यहाँ पर है नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो लंग्स से हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचती है और फिर वापस लंग्स की तरफ आ जाती है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस लंग्स के थ्रू फिर हमारे बॉडी सेल्स तक जाती है और बॉडी सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वापस लंग्स तक आती है। ठीक है, ये है प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का। इसमें जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो तो होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है। ओनली 10 to 20% कार्बन डाइऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाती है, प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर बनाती है कार्बोनिक एसिड और फिर आगे ट्रांसपोर्ट होती है। और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ये पोटाशियम, ब्लड में जो पोटाशियम और सोडियम होते हैं ना, उनके साथ मिक्स होकर पोटाशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है और फिर आगे ट्रांसपोर्ट होती है, वापस हमारे लंग्स की तरफ आती है। फिर थर्ड आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में कुछ खास नहीं है, इसमें जो गैसेस एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में होता है वो आता है इंटरनल रेस्पिरेशन में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो हमने लंग्स का प्रॉपर सारा पढ़ा है ना, कि गैसेस एक्सचेंज लंग्स तक गैसेस कैसे पहुंचती है, फिर लंग्स से आगे ब्लड तक जाती है और ब्लड से फिर लंग्स पे आती है और लंग्स से फिर बाहर जाती है। ठीक है, लंग्स तक का जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और लंग्स के आगे जो ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।